कृतिकॉन। ओयोवा उन जगहों में से एक है जो समाज से थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ एक स्कूल, एक किराने की दुकान, एक गैस स्टेशन, एक पोस्ट ऑफिस और एक खलिहान था, जिसे बाद में खलिहान को स्केटिंग रिंक में बदल दिया गया। यहाँ की आबादी लगभग 900 लोगों की थी। ये शहर का नाम है आउटपोस्ट। मैं 17 साल का था। हाई स्कूल के समय में मेरा सबसे अच्छा दोस्त जेरी वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसकी माँ को 18 साल तक जेरी की पूरी कस्टडी मिल गई थी। जेरी आउटपोस्ट 19 में रहने वाली एक लड़की को डेट कर रहा था, इसलिए हर वीकेंड वो अपने पापा से मिलने और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आता था, और अगर उसके पास समय होता तो हम मिलते और बियर पीते। वो ये सब करने के लिए 1 घंटे के ड्राइव करके शहर से वापस आता था। ये लगभग 1 साल तक का रूटीन था। मुझे याद है जब ये घटना घटी थी तब ग्रेजुएशन पास आ रहा था, लेकिन स्कूल का साल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक वीकेंड जेरी हमेशा की तरह शहर वापस आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर थी। हमने घूमने का फैसला किया। हमने स्केटिंग रिंक पर रुकने का सोचा, लेकिन जल्दी ही वो आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि वो शनिवार की रात थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, इसलिए हम बस गाड़ी चलाते रहे और रोड साइन पर खाली बियर की बोतलें फेंकते रहे। इसी समय के आसपास मैंने लोकल किराने की दुकान में कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लिया था, जहाँ मैं वीकेंड की नाइट में सामान भरता था। मैं अपनी शिफ्ट के दौरान क्राइम पॉडकास्ट और डरावनी कहानियां सुनता था। उनमें से 10 आवर्स नाम की एक कहानी मुझे बहुत पसंद आई। कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में थी जो नेब्रास्का की पिछली सड़कों पर एक अजीब बिल्डिंग की तलाश में निकला था, जिसके बारे में उसके टीचर ने उसे बताया था, और उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ बहुत डरावना छिपा हुआ मिला। नेब्रास्का और आयोवा के नज़ारे बहुत मिलते जुलते हैं, और जिस तरह से लेखक ने जगह के बारे में बताया, उससे मुझे आउटपोस्ट 19 के आसपास के मैदान और खेतों की बहुत याद आई, क्योंकि जेरी और मैं बिना किसी मतलब के गाड़ी चलाते चलाते बोर हो गए थे। इसलिए मैंने जेरी को सुझाव दिया कि हम किसी ऐसी जगह चले जो बिल्कुल सुनसान हो। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे ये आइडिया यूट्यूब पर सुनी एक डरावनी कहानी से मिला था। सच कहूँ तो हमने अपने होम टाउन के बाहर कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन हाँ, हम कभी कभी पास की नदिया में मछली पकड़ने जाते थे, और बचपने की वजह से मक्के की खेतों में शिकार का खेल भी खेलते थे, लेकिन हम कभी किसी और की प्रॉपर्टी के आसपास ताक झांक नहीं करते थे। मुझे लगता है कि हम उस रात काफ़ी बोर हो रहे थे, इसलिए हमने ये रिस्क लेने का फैसला किया। हम थोड़ी देर गाड़ी चलाते रहे, जब तक कि हम 2 मक्के के खेतों के बीच एक कच्ची सड़क पर नहीं पहुंच गए, जो 1-2 मंजिला खलिहान जैसे दिखने वाली जगह तक जाती थी। वहाँ कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बस चांद और जेरी की गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी। मैंने सुझाव दिया कि वो कच्ची सड़क पर मुड़ने से पहले लाइट बंद कर दे। हम धीरे धीरे और सावधानी से कच्ची सड़क पर तब तक चले जब तक हम आखिर के वन हाउस तक नहीं पहुंच गए। मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने सुनी थी, लेकिन हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये वन हाउस सच में खाली है या नहीं। हो सकता है कि कोई किसान बिना इजाजत घुसने पर हमें गुस्से से गोली मार दे। हमें वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए जेरी ने अपनी गाड़ी कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी और इंजन बंद कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया, अगर हमें किसी वजह से भागना पड़े तो कम से कम पहले से गाड़ी सही दिशा में तो खड़ी हो। फिर हम गाड़ी से बाहर निकले और वन की तरफ चल दिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस जगह पर कहीं भी लाइट नहीं थी, लेकिन चांदनी में मैंने पवन चक्की और पानी के कुछ कुंड और वन के बगल में एक साइलो देखा। ये जगह किसी एनिमल फार्म जैसी लग रही थी, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, अंदर जाना। खलिहान के किनारे कुछ लकड़ी के दरवाजे थे, जिन्हें हमने खोलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तो हम बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वाले बड़े डबल डोर की तरफ बढ़े। हमें हैरानी हुई क्योंकि वो दरवाजा एकदम से खुल गए।
हमने देखा कि बिल्डिंग के अंदर कई जगहों से हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये मोमबत्ती की रोशनी है। जेरी टॉर्च साथ लाया था, लेकिन उसने कहा कि वो इसे तब तक नहीं जलाएगा जब तक उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ताकि उस गुस्सैल किसान को हमारी जगह का पता ना चले, जिसके पास बंदूक भी हो सकती है। लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में भी इस बिल्डिंग के अंदर देखना नामुमकिन था। तभी मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई और मुझे लगा कि वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जेरी ने अपनी टॉर्च जलाई और बिल्डिंग में रोशनी डाली। वहाँ मैं टेबल और रेलिंग पर कई कैंडल रखी हुई देखी। लेआउट लगभग शादी की जगह जैसा था। हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन किसी ने जरूर ये सारी मोमबत्तियां जलाई होंगी। फिर हमने देखा कि कमरे के बीच में एक बेदी जैसी चीज रखी थी। जेरी और मेरे बीच एक अनकही बात थी। हमें देखना था कि इस बेदी पर क्या है। और जैसे ही हम पास पहुंचे, मैंने 2 मोमबत्तियां के बीच एक बड़ा चाकू देखा, जिसे किसी चीज में घोंप दिया गया था। हमें ये देखने के लिए थोड़ा और पास जाना पड़ा और हमें जल्द ही पता चल गया कि वो क्या चीज है। वो एक मरे हुए मेमने की तरह दिख रहा था। मैंने कहा, जेरी, मुझे लगता है कि अब हमारे निकलने का समय हो गया है। हम वापस गाड़ी में बैठे और स्टार्ट किया। गंदगी वाली सड़क पर वापस जाने से पहले मैंने पीछे एक बार आखिरी नजर डाली। मैंने खलिहान के बाहर खड़े कई लोगों को देखा और वहां से निकलने से पहले हमने गाड़ी के टेलगेट से कुछ टकराने की आवाज भी सुनी। हमें आउटपोस्ट 19 पर वापस जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ा। हमें वहां वापस पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे। हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि हम कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। जेरी के टेलगेट पर एक छोटा सा डेंट था। हमें लगा कि खलिहान के बाहर मैंने जिन लोगों को देखा था, उनमें से किसी ने पत्थर फेंका होगा। निर्माण के काम करने के लिए डी मोइन जाने से पहले मैं 1 साल तक आउटपोस्ट 19 में रहा और उसके 1 साल बाद मेरे माता पिता भी रिटायर हो गए और हम वहां से चले गए। इसलिए अब मेरे उस शहर में दोबारा लौटने का कोई कारण नहीं है। मैंने 19 के बाहर भी डेयरी या केटल फार्म होने के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता है कि उनमें से कोई भी जगह वहाँ थी जहाँ हम उस रात गए थे। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन दिन में वो जगह दिखने में बिल्कुल अलग दिखती होगी। मैंने अफवाहें सुनी है कि आयोवा के सुनसान इलाकों में कई शैतानी पंथों के कंपाउंड है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस रात उनमें से किसी कंपाउंड में अचानक पहुंच गए और हमने उस खलिहान में हो रही किसी रिचुअल में रुकावट डाल दी थी। जब मैं 20 साल का था, मैंने आयोवा सिटी में मीटर रीडर के तौर पर काम किया। मीटर रीडर वो होता है जो रीडिंग रिकॉर्ड करता है। आपने हर महीने कितनी बिजली, गैस या पानी इस्तेमाल किया। अगर आपके मीटर अंदर है और आप सही बिल चाहते हैं तो मीटर रीडर को आपके घर में घुसना होगा, चाहे आप वहां हो या नहीं। और हम घरों में तभी घुसते हैं जब कस्टमर ने सर्विस के लिए साइन अप करते समय मंजूरी दी हो। जरूरत पड़ने पर जब मालिकों ना हो तो कस्टमर हमें अपने घर की चाबियां भी दे देते हैं। घर में घुसना एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे कभी आदत नहीं पड़ी। घर के अंदर का हिस्सा सबसे प्राइवेट जगह होती है। घर का बाहर का हिस्सा बस हमारी वो इमेज होती है जिसे हम बाकी दुनिया के सामने दिखाते हैं। हालांकि आप जितना अंदर जाते हैं उतना ही आप ये देखने के करीब पहुंचते हैं कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। और अगर आपको असली बिना फिल्टर वाला सच चाहिए तो बेसमेंट की तरफ जाएं। मुझे बेसमेंट जैसी जगहों से नफरत है। मैंने बेसमेंट में ऐसी दीवार देखी है जो बड़े बड़े स्टैटिक फील्ड टीवी स्क्रीन जैसी दिखती थी, लेकिन वहां सफेद बैकग्राउंड पर कॉकरोच दौड़ते थे। मकड़ी के जाले इतने घने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉटन कैंडी मशीन फट गई हो। मैंने चूहे, सांप, मल, हथियार, कमजोर बच्चे, दुर्व्यवहार किए गए पालतू जानवर, बेघर कब्जा करने वाले, अजीब सेक्सुअल चीज, एक कामचलाऊ मैथ लैब
और यहाँ तक कि एक ताबूत भी होता है। इन सभी चीजों के पीछे लॉजिकल वजह होती है। लेकिन एक बेसमेंट ऐसा था जहां मुझे कुछ ऐसा मिला जो लॉजिक की समझ से परे था, और इसी वजह से वो बहुत डरावना भी था। वो एक पुराने अपार्टमेंट हाउस में था। बाहर से वो ब्लॉक किसी भी दूसरे घर जैसा ही दिखता था। मैं पिछले दरवाजे से अंदर गया और खुद को एक सीढ़ी के ऊपर पाया। मैंने दीवार पर हाथ फेरा जब तक कि मुझे एक लाइट स्विच नहीं मिला। मैंने स्विच दबाया, लेकिन कोई लाइट नहीं जली। मेरे पास टॉर्च नहीं थी। मुझे आम रास्ते में 5-6 घंटा चलना पड़ता था, इसलिए मैं जितना हो सके कम सामान ले जाने की कोशिश करता था। अक्सर मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई स्क्रीन से लाइट की इस्तेमाल करता था। वो दुनिया की सबसे खराब लैंटर्न थी। मैं उसकी रोशनी में देखते हुए अंधेरे में नीचे चला गया। नीचे पहुंचने के बाद मैं बिना देखे कमरे में एक एक कदम आगे बढ़ा। हाथ फैलाकर और सीट नीचे करके मैं बेसमेंट के दूसरी तरफ पहुंच गया। अक्सर मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई स्क्रीन से लाइट की इस्तेमाल करता था, लेकिन वो सिर्फ 1 फुट तक ही रोशनी देती थी। मैंने अपने हेडलाइट से दीवार पर हल्की रोशनी डाली और 2 दरवाजे देखे। दरवाजा एक छोटे से कमरे का था। मैंने राइट साइड वाला दरवाजा खोला और मीटर ढूंढा। जैसे ही मैंने डेटा डाला, मुझे दूसरे कमरे से आवाज आने लगी। वहां कुछ हिल रहा था और सिसकने की आवाज आ रही थी। आवाज जितनी देर में सुनता रहा, वो उतनी ही तेज होती गई। मुझे लगा ये एक कुत्ता है। वो कमजोर और परेशान लग रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बंद था। इस समय कुत्ता दूसरी तरफ खरोच रहा था। मैं बेबस महसूस कर रहा था। जब मैं ऑफिस वापस आया तो मैंने इसकी रिपोर्ट की, लेकिन मैं उस कुत्ते के बेसमेंट में फंसे होने के ख्याल से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये बात अगले महीने तक मेरे दिमाग में घूमती रही। जब 1 महीने बाद वापस उसी अंधेरे वाले बेसमेंट में रीडिंग लेने गया, और इस बार मुझे पता था कि मीटर कहाँ लगे हैं, मैं उन छोटे कमरों में वापस गया और राइट साइड वाले कमरे में घुस गया। साथ ही दूसरे कमरे से आने वाली आवाज को ध्यान से सुन रहा था। इस बार मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने रीडिंग ली और वापस जाने लगा, लेकिन कुत्ते की याद मेरे मन से नहीं निकल रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या वो अभी भी उस कमरे में फंसा हुआ है। ये देखने के लिए मैं वहां खड़ा रहा। कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा बस सुनता रहा, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैंने दरवाजा का नॉब मुश्किल से हिलाया ही था कि मुझे पहली बार आवाज सुनाई दी। ये एक ऐसी चीख थी जो शरीर में कंपन कर देने वाली थी। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान निकाल सकता है। छोटी, चुभने वाली, ऊंची आवाज में चीखें। जिसके बाद अचानक धीमी, खींची हुई, गले से निकलने वाली कराहट, जो आखिर में ऐसी चीज में बदल गई जिसे मैं सिर्फ रोना कह सकता हूँ। लेकिन ये रोना बहुत तेज था। ये आवाज हर जगह से आ रही थी। ये किसी तरह का साइकोटिक फ्री फॉर्म जैसा था। मैं अपना बैलेंस खोकर पीछे की ओर लड़खड़ाया। मैंने चिल्लाकर कहा, हेलो, अंदर कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस और चीखें सुनाई दी। मैंने फिर कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? फिर भी कोई जवाब नहीं आई। चीखें लगातार आती रही। इसमें कोई शक नहीं था कि जो भी अंदर था उसने मुझे सुना तो जरूर होगा। ऐसा लग रहा था उन्हें मेरी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वे बस चाहते थे कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ टटोलता हुआ गया। जब मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो मैं वहीं खड़ा होकर आवाज सुनता रहा। मैं उस आवाज को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीखना बंद होने का इंतजार किया, लेकिन आवाज लगातार आती जा रही थी।
फाइनली जब मैं वहां से निकला तो वो उतनी ही तेज और पागलपन भरी थी। बाहर आकर मुझे राहत मिली। आवाज जल्दी ही गायब हो गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब अगले महीने फिर से करना होगा तो मैंने जो कुछ सुना था उसकी कंप्लेन की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे अगला महीना पास आ रहा था मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। ऐसा कौन सा पागल है जो पूरे अंधेरे और सन्नाटे में अकेला बैठा रहता है? उस दरवाजे के पीछे किस तरह का नरक है? मेरे दिमाग में इसी तरह की अनगिनत बातें बनने लगी। जब अगले महीने फिर से रीडिंग लेने गया तब तक मैंने अपने दिमाग में उन आवाजों के बारे में अजीब अजीब सी सोच बना ली थी। अगर मेरे अलावा कोई और होता तो वो जरूर निराश होता, लेकिन अगले कई महीनों तक किसी का कोई पता नहीं लगा। मैंने रहस्य सुलझाने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी कि किस्मत ने मुझे वापस खींच लिया। एक रात मैं अपनी दोस्त लारा के साथ एक कॉन्सर्ट में गया। शो के बाद मैंने उसे घर छोड़ा। वो कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे मुझे रास्ता बताना पड़ा। मैंने सच में इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो मुझे कहाँ ले जा रही है, जब तक कि उसने सड़क पर एक घर की ओर इशारा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हुआ ये वही बेसमेंट है। अजीब कमरे वाले घर में शिफ्ट हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुमने कभी इस बेसमेंट में कुछ अजीब देखा है या सुना है? इससे पहले कि मैं अपनी बातें पूरी कर पाता उसने अचानक कहा, वहां नीचे कोई पागल आदमी रहता है। फाइनली मुझे कंफर्मेशन तो मिल गया। उसने मुझे आगे बताया कि भले ही उसका अपार्टमेंट ऊपर में था, लेकिन वो अक्सर उसे देर रात चिल्लाते हुए सुनती थी। बस इतना ही नहीं था, वो उससे मिली भी थी। एक दिन अपनी कार की ओर जाते हुए उसने उसे लॉन में खड़ा देखा। वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो सीधे उसके रास्ते में खड़ा था, इसलिए वो सावधानी से उसके पास से निकल गई। वो उसे घूर रहा था तो उसने दोस्ताना तरीके से हेलो कहा। जब वो गुजरी तो एक अजीब सी बात को छोड़कर उसका कोई रिएक्शन नहीं था। उसने अपनी जीभ उसकी तरफ निकाली, फिर जल्दी से उसे वापस मुंह में डाल दिया और फिर से किसी मूर्ति की तरह हरकतें करने लगा। वो बुरी तरह से डर गई और अपनी कार में बैठी और चली गई। लगभग 2 या 3 महीने बाद मैं फिर से उसके बेसमेंट में रीडिंग लेने गया। मैं पिछले दरवाजे से अंदर गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बेसमेंट में नीचे लाइट जल रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे एक गंदे बालों का दिखने वाला कुत्ता मुझे घूर रहा था। ये वही कुत्ता था जिसकी आवाज मैंने अपनी पहली विजिट में सुनी थी। फिर मैंने कुछ और देखा। कुत्ते के पीछे मुझे नंगे पैर दिख रहे थे। छत की वजह से वहां खड़े आदमी को देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था कि यह वही आदमी है। मुझे उसी समय निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन इस समय मुझे डर से ज्यादा वहां क्या हो रहा है ये जानना था। मैंने आवाज लगाई, हेलो हेलो, मैं मीटर रीडर हूं। फिर मैं नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, धीरे धीरे मुझे उसका पूरा शरीर दिखने लगा। वो अधेड़ उम्र का लग रहा था। वो गंजा था। उसकी आंखें अजीब थी। उसने पैंट पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर शर्ट नहीं पहनी थी। मुझे उसके बारे में जो सबसे ज्यादा याद है वो ये है कि उसका शरीर बहुत दुबला और कमजोर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा इंसान हो जो कभी आराम नहीं करता हो। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे हैरानी हुई कि उसने न सिर्फ मुझसे बात की, बल्कि वो कुछ हद तक नॉर्मल बर्ताव भी किए। लेकिन उसकी आवाज का वॉल्यूम और पिच अजीब लग रही थी। उसने वही बातें कही जो आमतौर पर लोग मीटर रीडर वाले से कहते हैं। मुझे तो शक भी होने लगा कि क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने पहले चीखते हुए सुना था। लेकिन उसके बर्ताव ने धीरे धीरे शक दूर कर दिए। जैसे जैसे मैं मीटर पढ़ रहा था, वो तेजी से आगे पीछे टहल रहा था। वो लगातार अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था और कभी कभी एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहा था। वो जितनी बातें करता उतना ही परेशान हो रहा था। अब वो मुंह बनाने लगा और उसकी बातों में छोटी छोटी हरकतें आने लगी। कभी कभी वो बीच में ही बोल देता था, ओह।
अरे वो अपनी इन आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप से लड़ाई हार रहा था। मैं बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, तभी वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसकी बातें तेज और ज़्यादा तेज होती गई। मैं डरता जा रहा था। जब मैं सीढ़ियों पर पहुंचा तो हमारी बातचीत खत्म हुई और मैंने उसे बाय कहा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए मुड़ा, वो खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाने लगा। जो मैंने बंद कमरे में सुनी थी, वो चीख कभी ना भूलने वाली चीख में से एक थी। मैं जितनी तेजी से अपने पैरों से भाग सकता था, सीढ़ियों से ऊपर भागा, दरवाजा खोला और वापस बाहर की रोशनी में आ गया। कुछ महीनों बाद मेरे घर पर मेरे कुछ दोस्त आए, जिनमें लारा भी थी। मैं उसे इस घटना के बारे में बताने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जब मैं उसे बता रहा था तो मुझे पता चल गया कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो उसने कुछ हफ्ते पहले देखा था। एक दिन उसने अपनी खिड़की के बाहर चमकती लाइटें देखी। जब उसने बाहर देखा तो कुछ पुलिस ऑफिसर बेसमेंट से उस आदमी को स्क्वाड करके पिछली सीट पर बिठा रहे थे। बाद में उसे दूसरे किराएदार से पता चला कि उसने किसी पर चाकू से हमला किया था। वो आखिरी बार था जब लारा ने उसे देखा था। मुझे नहीं पता कि बेसमेंट में उस आदमी का क्या हुआ। मैं सोच रहा था कि उसे वो मदद मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, और मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि डरने की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। डरने की कोई ना कोई वजह होती है। Like and subscribe the channel Creepycorn.